बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि डीएसएस के अंदर आपके पास चार जो हैं वो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, और ये चार जो कंपोनेंट्स हैं ये सिर्फ मिला के, ये सिर्फ मिल के जो है पूरा का पूरा डीएसएस सिस्टम जो है वो बनाते हैं। अब ये जो है सिस्टम जो है, अब हम इसकी तरफ जाते हैं और इसको देखते हैं कि ये जो चार कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास डाटा मैनेजमेंट का। दूसरा जो कंपोनेंट है वो आपके पास मॉडल मैनेजमेंट का है, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो नॉलेज बेस सब सिस्टम है, और चौथा जो है वो यूज़र इंटरफेस है। इन चारों कंपोनेंट्स की डिटेल जो है वो हम देखते हैं इन्हीं स्लाइड्स के अंदर कि ये चारों कंपोनेंट्स जो हैं वो किस तरह एक्ट करते हैं, और एक्ट करके जो है वो एक पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी बात ये है कि सारे का सारा डाटा जो है वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम के अंदर रिजाइड करता है। जितना भी नॉलेज ड्राइव होगा, जितना भी प्रोसेसिंग होगी, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम के ऊपर होगी। डेटाबेस सब सिस्टम के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो डाटा आपके पास एक में सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर स्टोर होता है। दो हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता है और एक हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर डाटा जो है वो फाइल्स के अंदर स्टोर होता है, मल्टीपल फाइल्स के अंदर स्टोर होता है, जबकि डेटाबेस के अंदर डाटा जो है वो आपके पास एक ही जगह पर, एक ही रिपोजिटरी के अंदर, आपके पास एक ही फाइल के अंदर स्टोर होता है। डेटाबेस के अंदर जो मेन चीज़ है वो डाटा क्वालिटी है। डाटा क्वालिटी से मुराद ये है कि आपके पास जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो ही स्टोर होगी। जो आपके पास गार्बेज है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है, वो डाटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होती, जबकि फाइल सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की डुप्लीकेशन होती है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डाटा भी इसके अंदर स्टोर हो जाता है। जबकि डाटाबेस के अंदर ऐसे ऐसे चेक्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिस जो डेटाबेस के अंदर ऐसे ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं, वैलिडेशन हैं, जो कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं होने देती। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है, डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो हमारे पास टेबल्स और मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर स्टोर होता है। ज़्यादातर डाटा जो है हमारे पास टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। टेबल जो है हमारे पास रो और कॉलम का मजमू होता है। तो डेटाबेस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ये पहले चला करता था। तो ये जो हमारे पास डीएसएस है, इसका जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है क्योंकि इसी डेटाबेस के सिस्टम के ऊपर ही सारी प्रोसेसिंग होनी है, और प्रोसेसिंग के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी है। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएसएस जो है वो डिसीजन मेकर को प्रोवाइड करता है। अब ये जो डेटाबेस है, इसका जो अगला फ़ायदा है वो हमारे पास डाटे की इंटीग्रेशन है। आपके पास मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपस के अंदर इंटीग्रेट की जा सकती हैं। एक से ज़्यादा टेबल्स को, एक से ज़्यादा डाटाबेसेस को आपस में इंटीग्रेट किया जा सकता है, इकट्ठे किया जा सकता है। ये भी एक चीज़ है इसके अंदर। तो जबकि फाइल्स को ऐसा नहीं किया जा सकता, फाइल्स को इतना इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, जबकि डेटाबेस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है। स्केलेबिलिटी होती है, आप इसके अंदर डाटे को, डेटाबेस का साइज जो है बढ़ा भी सकते हैं, डेटाबेस का साइज जो है वो कम भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप रिकॉर्ड डालते जाएंगे उस हिसाब से जो है वो डेटाबेस का साइज बढ़ता जाएगा।
और अगला इसके अंदर जो फीचर है वो डाटा सिक्योरिटी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी क्लॉजेज होती हैं जो कि डाटे को प्रोटेक्ट करती हैं। डाटे की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको कंप्रोमाइज नहीं होना दिया जाता। टाइमलीनेस है, आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर होता है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको टाइमली प्रोवाइड कर दी जाती है, आपको फौरन जो है वो डेटाबेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। जो अगली चीज है वो हमारे पास इसके अंदर कंप्लीटलीनेस है। कंप्लीटलीनेस से मुराद ये है कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद ऑल एस्पेक्ट्स, और आपको टाइमलीनेस के अंदर 24/7 जो है वो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये सबसे पहला जो है आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम है। इसका सबसे ज़्यादा मेन पर्पज़ है डाटे को स्टोर करना है, मेन सेंट्रली रिपोजिटरी के अंदर स्टोर करना है, डाटे को एक्यूरेटली स्टोर करना है। जब डाटा आपको जिस टाइम जिस जगह चाहिए वो आपको डाटा प्रोवाइड करना है। स्केलेबिलिटी है, जिस हिसाब से डाटे का साइज होगा उस हिसाब से डाटाबेस का साइज जो है वो मेंटेन होगा। जिस जिस हिसाब से आप इसके अंदर मिलियन और ट्रिलियन के हिसाब से भी डाटा एंटर करना चाहेंगे तो आप इसके अंदर डाटा जो है एक ही फाइल के अंदर आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो है वो रिकॉर्ड आप स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानब। ये है हमारे पास मॉडल मैनेजमेंट के ऊपर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मॉडल होते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने किसी भी काम को सरंजाम देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मॉडल डेवलप करते हैं, और वो मॉडल जो है हमेशा किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर, मॉडलिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर वो मॉडल बनाए जाते हैं। हमारे पास एग्जिस्टिंग मॉडल्स भी होते हैं, कुछ ऑलरेडी मॉडल बने बनाए भी आपको पास इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। हम इन मॉडल्स को भी यूज कर सकते हैं और हम अपने भी मॉडल्स ड्राइव कर सकते हैं। ये इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है वो मॉडल बेस है, ऐसी जगह जहां पर पूरे सारे के सारे मॉडल जो हैं वो आपके पास स्टोर होते हैं। उनके अंदर आपके पास स्ट्रेटेजिक मॉडल भी होते हैं, टेक्निकल और ऑपरेशनल मॉडल्स भी होते हैं, और स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और साइंस, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, ये हर किस्म के जो हैं वो मॉडल जो हैं वो यहाँ पर मॉडल की डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। और ये जो मॉडल की जो डेटाबेस है ये आपके पास मॉडल डायरेक्टरी के साथ जो है वो लिंक होती है। ये आपके पास मॉडल जो है मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट है। इस मॉडल मैनेजमेंट के अंदर हम बैठ के जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं, हम उनको मेंटेन कर सकते हैं, हम उनको अपग्रेड कर सकते हैं। हम मॉडल की जो है लैंग्वेजेस को यूज करते हुए मुख्तलिफ किस्म के मॉडल जो हैं उनको बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है चीज़ें जो हैं वो मॉडल बेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। और जब मॉडल बन जाता है तो मॉडल बनने के बाद जो है उस मॉडल की एग्जीक्यूशन होती है, उसको हम चला के देखते हैं, उस सिमुलेशन को चला के देखते हैं। अगरचे जो है वो सिमुलेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास रियल टाइम सिस्टम के बराबर नहीं आते, लेकिन फिर भी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो चीज़ें वही होती हैं। मॉडल की जो है वो सिमुलेशन है, इसके बारे में हम अगली स्लाइड्स के अंदर भी देखेंगे। तो ये आपके पास रेस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स हैं। ये आपके पास डाटा मैनेजमेंट का कंपोनेंट आ गया, ये आपके पास यूजर इंटरफेस का कंपोनेंट है, और ये आपके पास तीसरा जो है वो नॉलेज बेस सब सिस्टम है। ये जो है आपके पास, और ये आपके पास चौथा सिस्टम है। 3 ये कंपोनेंट्स नीचे आ गए और चौथा कंपोनेंट जो है आपके पास ऊपर दिया गया है। अब आते हैं अगली स्लाइड की जानब। यहाँ पर मॉडल बेस जो है वो डेटाबेस है, जितने भी जो है मॉडल्स हैं वो आपके पास मॉडल डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। आप अपने भी, जैसे अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा कि आप अपने भी मॉडल तैयार कर सकते हैं, अपनी किसी भी प्रॉब्लम स्पेसिफिक मॉडल भी तैयार कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स है आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जर्नल जो हैं वो आपके पास मॉडल, काफ़ी ज़्यादा मॉडल की टाइप्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, आप उनको जाकर सर्च भी कर सकते हैं।
आप स्ट्रेटेजिक मॉडल भी सर्च कर सकते हैं, आप टेक्निकल मॉडल भी सर्च कर सकते हैं, ऑपरेशनल भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल भी कर सकते हैं, मार्केटिंग के भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो है मॉडल्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी मॉडल को ले सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हुई हैं और उन रिसर्चेज के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडल्स प्रपोज किए जाते हैं और उन मॉडल्स को फिर वैलिडेट किया जाता है। जो अच्छे जर्नल्स हैं और अच्छे जो पब्लिशर्स हैं वो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का जो है वर्क पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये मॉडल की 3 टाइप्स दी गई हैं, स्ट्रेटेजिक मॉडल, टेक्निकल मॉडल और ऑपरेशनल मॉडल। आपके पास एनालिटिकल मॉडल भी होते हैं, एनालिटिक्स मॉडल भी हैं, आपके पास दिए गए हैं। ये मॉडल बिल्डिंग ब्लॉक है ऑलरेडी। ये मॉडल बिल्डिंग ब्लॉक से ये मुराद है कि जो मॉडल बनाया जाता है वो किसी न किसी मॉडल लैंग्वेज के अंदर बनाया जा सकता है, उसके अंदर मॉडल का ब्लॉक बनाते हैं। तो ये जो है आप स्केच बनाते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं मॉडल को, फिर हम उस मॉडल को उस किसी ने उनके जो रिलेटेड टूल्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम उस मॉडल को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसको मॉडल को एग्जीक्यूट भी करते हैं। उसके अंदर जो मज़ीद हमारी कमी पेशियाँ रह जाती हैं फिर हम उसको दूर करते हुए मॉडल को अपग्रेड कर देते हैं। हम उस मॉडल को रियल टाइम फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो है जो आपको मसले मसाइल आते हैं वो आप नोट कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से अपने मॉडल को आप मॉडिफाई कर लेते हैं। जब एक बार मॉडल बन जाता है तो फिर जब भी नेक्स्ट टाइम वो उसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी तरह वही जो मॉडल हमने पहले बनाया था हम उसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मिसाल है कि आपने प्रोडक्ट एक लॉन्च की है और प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपने पूरा मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया है। अब वो जब प्रोडक्ट आप मॉडल को टेस्ट किया, मॉडल आपका ठीक चल रहा था। जब आपने उसको रियल टाइम इम्प्लीमेंट किया, उसके अंदर कोई मसले आए, आपने उन मसलों को सॉल्व किया, उसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश थी, आपने अपने मॉडल को मज़ीद इम्प्रूव किया। अब जब नेक्स्ट टाइम आप उसी तरह की कोई और प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करने जाएँगे, तो आप अपना जो एग्ज़िस्टिंग मॉडल है, आप उसी मॉडल को इम्प्लीमेंट कर देंगे। आपके पास वो एक चीज़ रिफाइंड हुई पड़ी है, एक आपके पास चीज़ जो है वो उस एरर फ्री पड़ी हुई है और वो चीज़ आपके पास ऑप्टिमाइज्ड पड़ी हुई है, वो आपके पास चीज़ रिफाइंड पड़ी हुई है। तो आप उसी रिफाइंड चीज़ को, ऑप्टिमाइज को, इन्हांस्ड चीज़ को आप यूज़ करेंगे। अपनी भी जो नई आने वाली चीज़ें हैं उनके लिए आप यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के बाद आप अपना टाइम को सेव कर लेंगे और टाइम भी सेव होगा, आपकी एनर्जी भी सेव होगी। उससे आपका जो है वो बजट भी आपका कम लगेगा और उसके दौरान जो है वो आपके ऑपरेशनल जो कॉस्ट है, आपकी जो पैसे की कॉस्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सेव हो जाएँगी। इस स्लाइड की तरफ आते हैं। इसके अंदर आपके पास 4 फंक्शंस दिए गए हैं मॉडल मैनेजमेंट के। आप इन मॉडल के अंदर जो सबसे पहला फंक्शन है वो मॉडल की क्रिएशन है और मॉडल जब हम क्रिएट करते हैं तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, इनके अंदर हम बैठ के हम उस मॉडल को क्रिएट करते हैं, हम उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर हम मुख्तलिफ DSS टूल जो हैं और सब रूटीन्स हैं, हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं और बिल्डिंग और अदर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम इनको चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते हैं। हम एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं हम इनको सब रूटीन्स हैं, ये फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये हम अपना मॉडल है वो उसको बनाते हैं। जब मॉडल वगैरह बन जाता है तो हम उसकी फिर रूटीन्स को, नई रूटीन्स जनरेट करते हैं, हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं वहाँ से और चीज़ों को फिर उसी जब ये चीज़ें बन जाती हैं, रिपोर्ट्स आपके पास आ जाती हैं, हम उन्हीं रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर हम अपने मॉडल में से उसको मज़ीद अपलिफ्ट करते हैं, हम उसके अंदर मज़ीद चेंजिंग लेके आते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पर जो है वो चेंजिंग लेके आने की ज़रूरत है। हम उस चेंजिंग जो लेके आने की ज़रूरत होती है, हम उसको वहाँ पर चेंज करते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। जो उसके अंदर ख़ामियाँ होती हैं, हम उन ख़ामियों को दूर करते हैं और उसके अंदर जो मज़ीद एनहांसमेंट की ज़रूरत होती है, हम उस चीज़ों को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं ताकि जो है हमारा जो मॉडल है, वो बेहतर से बेहतर हो। और ये मॉडल डाटा मैनिपुलेशन है, हम इसके अंदर जो है वो डाटे के अंदर जो मैनिपुलेशन है उसको भी चेंज करते हैं, डाटे को अपग्रेड करते हैं, उसके अंदर जो चेंजिंग लेके आनी है हम उसको भी लेके आते हैं। तो ये बेसिकली जो है मॉडल मैनेजमेंट का जो सब सिस्टम है, इसके अंदर ये आपके पास 4 जो है वो बेसिक फंक्शन दिए गए हैं।
इस स्लाइड के अंदर आपके पास मॉडल बेस है। मॉडल बेस के अंदर आपके पास ये बताया गया है कि मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स होते हैं। वो मॉडल्स जो हैं वो आपके डिसीजन मेकर्स को असिस्ट करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसको गाइड करते हैं ताकि वो अच्छा से अच्छा जो है वो डिसीजंस ले सके। और मॉडल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं, हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मॉडल्स होते हैं, हमारे पास ग्राफिकल मॉडल होते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं ये डिसीजन मेकर्स को असिस्ट करते हैं कि डिसीजन मेकर जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो डिसीजन ले सके। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया गया है कि मॉडलिंग के जो है एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो मॉडलिंग के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस के बहुत रेयर हैं, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर हैं किस्म के। जो सबसे जो मेन जो एडवांटेजेस है वो आपके पास एक्सपेंसिव है, कॉस्ट है। जो चीज़ जो है वो आपने रियल टाइम पे करनी है वही चीज़ जो है वो आप थ्रू सिमुलेशन करके देख लेते हैं। रिजल्ट्स जो है वो सिमुलेशन के अगरचे वो रियल टाइम सिस्टम के बराबर नहीं हो सकते, 19-20 का फर्क होता है इसके रिजल्ट के अंदर, लेकिन आपको बेसिकली आइडिया जरूर हो जाता है। एक चीज आप रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके जो फिर वो रिजल्ट्स खराब आते हैं, फिर आप उनको करेक्ट करते हैं, फिर खराब आते हैं, फिर उनको करेक्ट करते हैं, मजीद उसको अपलिफ्ट करते रहते हैं। तो जब रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को तो उसके अंदर फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। वही चीज़ें जो है वो सारी की सारी चीज़ें आप वही कंप्यूटर पे कर लेते हैं, वही आप उसको कंप्यूटर के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको आप चला के देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर ही सारा कुछ सिमुलेट कर लेते हैं। वैसे का वैसा ही चीज़ डिज़ाइन हो जाती है जैसे कि रियल टाइम सिस्टम के ऊपर होगी। फिर आप उस चीज़ों को करके देखते हैं, फिर उसके अंदर जो मसले मसाइल आते हैं फिर आप उनको नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फास्टर कंसेप्ट देन रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम में जब भी कुछ चीज़ डिप्लॉय होती है, जब भी कुछ चीज़ बनती है उसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है, जबकि वही चीज़ जो है जब आप कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं उसको सिमुलेट करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। तो ये इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो फास्टर टू कंस्ट्रक्ट देन रियल टाइम सिस्टम है, लेस रिस्की है देन रियल सिस्टम है। रियल टाइम जब आप चीज़ें बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है चीज़ों का। तो जब वही चीज़ें आप कंप्यूटर के ऊपर आप सिमुलेट करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर आप डिज़ाइन करते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं और उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो आपके पास कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई मसले वाली बात नहीं होती। और उन रिपोर्ट्स के ऊपर आप सिस्टम को दोबारा अपग्रेड कर देते हैं। प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस है, चीज़ों को आप कंप्यूटर के ऊपर आप सिमुलेट करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर चलाते हैं और आपको एक्सपीरियंस होता है। आप चीज़ों को बार बार उसका ट्रायल कर सकते हैं और जितने भी एरर आते हैं हर ट्रायल के अंदर आप उनको अगले फेज के अंदर सॉल्व कर देते हैं। फ्यूचर प्रोजेक्शन है एंड पॉसिबल है, इसके अंदर आप फ्यूचर के हिसाब से भी चीज़ों को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप उन सबको काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रियल टाइम पे करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं। तो मॉडल बनाएंगे और उसको कंप्यूटर के ऊपर चलाएंगे, उसको सिमुलेट करेंगे तो आपको कम जो है वो आपके पास एरर आने के चांसेस होंगे। गेट टेस्ट अजम्पशंस जो हैं, टेस्ट अजम्पशंस बना लेते हैं, अज्यूम करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, आप हाइपोथेटिकल चीज़ें आप बना लेते हैं, फिर उनको अज्यूम और फिर उनको आप टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस अपने टेस्ट करते हैं। इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद आपको रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं, पता चल जाता है कि आपने जो नैरेटिव बनाया है क्या वो नैरेटिव ठीक है या गलत है। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर अजम्पशन अबाउट रियलिटी में भी इनकरेक्ट है। जब आप चीज़ें अज्यूम कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि रियलिटी के अंदर वो चीज़ें और वैल्यूज दें। ये नहीं होता कि टोटल इंटायरली डिफरेंट नहीं हो सकता, इनकरेक्ट हो सकता है कि चीज़ कोई रिजल्ट्स के अंदर वो थोड़ा से वेरिएशन हो, रिजल्ट्स आपके इनकरेक्ट आए। सिमुलेशन के रिजल्ट्स हमेशा कुछ और होते हैं, जब भी चीज़ें रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट होती है उसके रिजल्ट्स कुछ और होते हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स जो है उनके अंदर डिजास्टर उसके अंदर चेंजिंग नहीं होती, उसके अंदर बहुत माइनर सी चेंजिंग होती है और वो चीज़ें हमेशा इतनी पॉसिबिलिटी हम जब भी मॉडल बना के उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर हमेशा इतनी वेरिएशन जो है वो कुछ वेरिएशन जो है वो हमेशा अपने जेन के अंदर रखी जा सकती है। तो एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन ऑफन अनरिलायबल है।
रियल टाइम पे सिस्टम की और चीजें होती हैं, और जब सिमुलेशन की होती हैं तो उनके रिजल्ट्स और होते हैं। तो प्रिडिक्शंस जब हम इसके अंदर मॉडल के अंदर बैठ के कुछ चीजें प्रिडिक्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमारी सेल इतनी होगी, हमारी परचेज इतनी होगी, और हमारे साल का बजट इतना होगा, और जब रियल टाइम पे चीजें होती हैं तो वो उसके अंदर फर्क पड़ जाता है, वो चीजें रिलायबल नहीं होती, क्योंकि रियल टाइम पे जो वैल्यूज आती हैं वो रियल टाइम पे होती हैं, और जो हम अज्यूम कर रहे होते हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, वो हमेशा हमारी प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है। रिक्वायर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा माइंड बस्टिंग काम होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास मॉडलिंग की जो है एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानब। यूजर इंटरफेस डायलॉग सब सिस्टम। अब ये जो अगला सिस्टम है ये आपके पास वेरी इजी सब सिस्टम है। इसके अंदर यूजर इंटरफेस होता है। इंटरफेस से मुराद ये है जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आपके पास ग्राफिकली चीजें अवेलेबल हैं, आप उन ग्राफिकली चीजों को, जैसे हम अब जूम की मीटिंग के थ्रू जो है हमारी क्लास कंडक्ट हो रही है, तो इस क्लास की जो है इंटरफेस है वो आपके पास GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आपके मोबाइल के अंदर जितने भी इंटरफेस हैं, जितनी भी एप्लीकेशन हैं, सारी की सारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती हैं। और इसके मुकाबले में एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस से मुराद ये है कि जो आपने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो डॉस था वो आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस था, जिसके अंदर आप कोई भी काम करने के लिए आप कमांड्स देते थे, और जब तक वो एक कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो जाती थी तो आप उसके उतनी देर तक कोई दूसरी कमांड नहीं दे सकते। जबकि उसके मुकाबले में दूसरी तरफ आपके पास है, वो है आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए आप एक से ज्यादा आप कमांड्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI कहते हैं। आपके पास जो भी इंटरफेस होता है, आप DSS के साथ जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं। आप उसके साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू आप DSS को आप मुख्तलिफ कमांड्स देते हैं, आप मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और DSS भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर ही आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आपके पास पोर्टल्स होते हैं, जैसे वेब पोर्टल्स होते हैं, इसको हम पोर्टल कहते हैं। ये इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट्स होती हैं आपके पास, इनको हम पोर्टल भी कहते हैं। तो आपके पास ग्राफिकल आइकन्स भी हो सकते हैं। इसके ऊपर डैशबोर्ड होता है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको डैशबोर्ड देती हैं। जैसे आपके पास जूम की मीटिंग का भी डैशबोर्ड होता है, जिसके ऊपर आ रहा होता है कि मीटिंग है, स्केड्यूल है, आपके पास मुख्तलिफ वीडियोज आ रही होती हैं। तो ये जूम का भी डैशबोर्ड आ रहा होता है, जिसके थ्रू आप सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। कलर कोडिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ आप कलर स्कीम को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। तो ये भी चीज़ें जो हैं आपके पास इंटरफेस के अंदर आपके पास आ जाती हैं। इंटरफेस विद PDA, ये छोटे छोटे जो पाम कंप्यूटर होते हैं, सेल फोन ETC। तो DSS जो है आपके पास, इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये आप इसको आप मोबाइल के ऊपर भी आप ओपन कर सकते हैं, PDA भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेल फोन भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, आप पर्सनल कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये यूज़र बैठा हुआ है, और ये आपके पास यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इन 3 कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड हुआ है। इन 3 कंपोनेंट के थ्रू जो आपकी कनेक्टिविटी है, वो यूजर की कनेक्टिविटी आपके पास यूजर मैनेजमेंट सब सिस्टम के साथ है। यहाँ से ये सिस्टम है, यहाँ पर कनेक्टेड है, और ये आपके पास ये यूजर के साथ सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ये बीच वाली लेयर्स हैं, ये दूसरी प्रोसेसर की लैंग्वेजेस हैं, इनपुट है, आउटपुट है, कैसे शो होनी है। ये मिडल लेवल की जो है वो आपके पास लेयर्स हैं, ये इतनी नेसेसरी नहीं है। तो मेन चीज़ है ये यूज़र है, और ये यूज़र इंटरफेस है, और इस यूज़र इंटरफेस के ज़रिए ये आपके पास यूज़र इंटरफेस है, और ये आपके पास यूज़र है, और इस इंटरफेस के ज़रिए आप
कनेक्ट होते हैं। इसके जरिए आप कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास यूजर इंटरफेस सब सिस्टम की बात हो गई है। और अब हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम इसको भी स्टडी कर लिया। आपके पास मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम इसको भी हमने स्टडी कर लिया। और जो तीसरा सब सिस्टम है वो आपके पास यूजर इंटरफेस सब सिस्टम है, इसको भी हमने स्टडी कर लिया। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की जानब, और अगला सब सिस्टम जो नॉलेज बेस्ड सब सिस्टम है इसको भी हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। ये चौथा जो है कंपोनेंट है नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। आपके पास जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो इंटरनल नॉलेज होता है और जो आपकी जो पार्टीज होती हैं, जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उनके बारे में जो आपके पास जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारा का सारा जो है वो आपके पास नॉलेज मैनेजमेंट सब सिस्टम के अंदर है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम सब सिस्टम जो है बेसिकली कनेक्टेड होता है आपके पास डेटाबेस सब सिस्टम के साथ। डेटाबेस के अंदर सारा रिकॉर्ड स्टोर होता है और नॉलेज मैनेजमेंट सब सिस्टम जो है उस डेटाबेस से सारे डाटे को एक्सट्रैक्ट करता है, वहां से मुतलका डाटे को लेता है और उसकी डाटे की बेस के ऊपर आगे जो है इंफॉर्मेशन ड्राइव करता है और नॉलेज ड्राइव करता है। और नॉलेज ड्राइव करने के बाद वो उस नॉलेज को बाकी के जो सब सिस्टम है जो आपके डीएसएस के साथ कनेक्टेड है उन सब को जो है डिसिमिनेट कर देता है, उसको सप्लाई कर देता है। तो नॉलेज मैनेजमेंट कंपोनेंट के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट सब सिस्टम है, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, इसके अंदर इंटेलिजेंट एजेंट्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। हम इसके अंदर फजी लॉजिक हम इसके अंदर यूज करते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट सब कंपोनेंट्स हैं ये। इसके आगे फर्दर ये जो हैं आपके पास 5 ये 6 जो हैं केस बेस्ड रीजनिंग सिस्टम एंड सो ऑन। इसके पास केस बेस्ड स्टडीज भी होती हैं। केस स्टडी बेस भी जो है आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं एक्सट्रैक्ट होती हैं। आप फजी लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। फजी लॉजिक जो है बेसिकली आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर ज़्यादातर बेस कर रही होती है, जो आपके पास क्रिस्प वैल्यू आपको दे रही होती है। इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं। एजेंट क्या होता है? आपके पास एक सॉफ्टवेयर बेस, आपके पास एक आदमी है, एक मशीन है और वो आप एक सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी मशीन पूरी बनी होती है। वो एक एजेंट होता है, वो आपके बिहाफ के ऊपर पूरी की पूरी डीलिंग कर रहा होता है। आपने उसके अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपने एजेंट को सप्लाई की होती है और एजेंट आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन, आपकी दी हुई डाटे की बेस के ऊपर आगे डिसीजंस कर रहा होता है। तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एजेंट्स होते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर एजेंट भी होते हैं और आपके पास इंटेलिजेंट एजेंट भी होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स आपके इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे आपके माइंड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरह कंप्यूटर के अंदर भी एक बहुत इंटेलिजेंट नेटवर्क जो है वो आपके दिमाग के अंदर जिस तरह तेज से बहुत स्पीड के साथ प्रोसेसिंग हो रही है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी इसी हिसाब से स्पीड से प्रोसेसिंग करने के लिए न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है। और इसका जो बेसिक थीम है, इसका जो मेन आइडिया है वो इंसान का दिमाग है। उस दिमाग के अंदर जिस तरह न्यूरॉन्स मूव करते हैं और उनकी कैसे वो अपनी प्रोसेसिंग होती है और किस तरह इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, वो सारे का सारा जो थीम है वो ह्यूमन को स्टडी करके जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स को बनाया गया है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर एक्सपर्ट सिस्टम है, ये मुख्तलिफ सब सिस्टम होते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के आपके पास नॉलेज मैनेजमेंट सब सिस्टम जो है वो डिज़ाइन होता है और ऑफन यूज टू बेटर मैनेज द अदर डीएसएस कंपोनेंट्स है। आपके पास जो यूजर इंटरफेस है या डेटाबेस है या जो आपके पास हमने जो स्टडी किया था मॉडलिंग है, उसकी निस्बत जो है जो ज़्यादा मैनेजमेंट है और जो ज़्यादा फोकस है जो वो आपके पास नॉलेज मैनेजमेंट सब सिस्टम के ऊपर होता है। ये आपके पास एक वेब बेस आपके पास सब सिस्टम है, वेब बेस है। इसके अंदर जो यूज़र है ये आपके पास यूज़र है और ये यूज़र जो है एक वेब ब्राउज़र है। जैसे आप वेब ब्राउज़र
आपके पास गूगल क्रोम है, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपके पास ओपेरा है, आपके पास फायरफॉक्स है। ये सारे के सारे वेब ब्राउजर हैं। जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं हमेशा वेब सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। जिस वेबसाइट को आप विजिट करना चाहेंगे, आपका वेब सर्वर उस आपका जो वेब ब्राउजर है उस वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। और वेब सर्वर जो है बेसिकली कनेक्ट होता है एप्लीकेशन सर्वर के साथ, जहां पर सारी एप्लीकेशन जो है वो चल रही होती हैं। और ये जो एप्लीकेशन सर्वर है मुख्तलिफ ऑप्टिमाइजेशन और सिमुलेशन सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होता है। और आपके पास ये डाटा सर्वर है, इसके अंदर पूरा पूरा डाटा स्टोर किया जाता है। ये आपके पास एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन चलती हैं, हर एप्लीकेशन के पीछे कोई ना कोई डाटाबेस रन कर रही होती है। और हर एप्लीकेशन सर्वर जो है किसी न किसी डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। और डाटाबेस सर्वर के अंदर आपके पास मुख्तलिफ डाटा वेयर हाउस होता है। लेगेसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आम ट्रेडिशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो ऑप्टिमाइज फॉर्म है वो आपके पास डाटा वेयर हाउस है, जिसके अंदर डाटाबेस से भी ज़्यादा जो है वो डाटे को मज़ीद ऑप्टिमाइज करके अच्छे तरीके से डाटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर किया जाता है। गूगल आपको जो है एक कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कुछ मिली सेकंड के अंदर आपको डिस्प्ले कर देता है। और पूरे लाखों जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वो फौरी तौर के ऊपर वो आपको मिल जाती है। तो वो सारा सारा कुछ कैसे होता है, वो आपके पास डाटा वेयर हाउस होता है जो जिसके अंदर डाटा इस हिसाब से स्टोर किया जाता है कि अगर आपको डाटा चाहिए हो तो करोड़ों अरबों खरबों रिकॉर्ड्स में से डाटा जो है वो आपके जो मुतलका डाटा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये आपके पास क्या होता है, डाटा वेयर हाउस होता है। ये आपके पास ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अंदर डीएसएस हार्डवेयर है। हार्डवेयर जो है डीएसएस जो है ये क्योंकि आर्म सिस्टम नहीं होता, ये जो पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता, ज्यादातर जो है डीएसएस जो है वो आपके पास मेन फ्रेम्स के ऊपर होता है। इसके साथ वर्क स्टेशन भी कनेक्टेड होते हैं और इसी के साथ पर्सनल कंप्यूटर भी कनेक्टेड होते हैं। आप इसी के साथ जो है वेब सर्वर्स होते हैं, वेब सिस्टम है। वेब सिस्टम के अंदर आपके पास नॉलेज है इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है ये भी आपके नॉलेज के अंदर है। इंट्रानेट क्या होता है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और एक्स्ट्रा नेट क्या होता है ये भी टर्मिनोलॉजी है, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। इसको ये इंटरनेट है और आप सब इसी को यूज करते हुए भी जूम की मीटिंग कर रहे हैं। ग्लोबल विलेज कहते हैं जिसे, इंटरनेट ऑफ द इंटरनेट भी कहते हैं हम इसको, कुछ तो नेम्स हैं। ये इसकी डेफिनेशन है इसके बारे में। अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑल फ्रीली एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन है। इंट्रानेट क्या होता है, एक छोटे छोटे जब नेटवर्क्स को बना देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो आपके पास इंटरनेट की शक्ल, इंट्रानेट ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इंटरनेट इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क बिल्डिंग बिल्ट यूजिंग इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स है। slashes the needs for papers that provide employees with an easy and intuitive approach to access information that was previously difficult to obtain। ये मैं इंटरनेट जो है ये इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जो है जो किसी ज्योग्राफिकल लिमिट तक महदूद होता है, वो आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क है। एक नेटवर्क जो है किसी यूनिवर्सिटी में लगा है, एक किसी कैंपस में है, किसी हॉस्पिटल में है, किसी शॉप के अंदर है, किसी घर के अंदर है। तो वो ऐसा नेटवर्क जो है जिसके अंदर कोई ना कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री आ जाती है, वो आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना इंटरनेट कर लेती है, इंटरनेट से मुराद है ऐसा नेटवर्क जो है जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर कनेक्ट कर रहा हो। एक सेल का डिपार्टमेंट है वो उसका लोकल एरिया नेटवर्क है, एक प्रोडक्ट्स का है, एक मार्केटिंग का है, और एक आपके पास फाइनेंस का है, एक एचआर का है। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। जब हम इन सब डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे तो उसके ऊपर एक हम छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे, तो हम इसको इंटरनेट की शक्ल के अंदर देखेंगे। ये एक्स्ट्रा नेट होता है। एक्स्ट्रा नेटवर्क बेस्ड ऑन वेब टेक्नोलॉजीज दैट लिंक्स सिलेक्टेड रिसोर्सेज ऑफ अ कंपनीज इंटरनेट विद इट्स कस्टमर सप्लायर्स एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स है। एक्स्ट्रा नेट जो है ऐसा नेट होता है जिसके अंदर कोई भी कंपनी जो है
अपने जो इंट्रानेट है उसके जो रिसोर्सेज है, जब अपने कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो है वो शेयर करती है, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा नेट जो है, ऐसा नेटवर्क, इसको हम एक्स्ट्रा नेट कहते हैं, ये भी एक ऐसा नेटवर्क बनता है। ये वेब टेक्नोलॉजीज होती है। ज़्यादातर लोग जो है अपने कस्टमर्स को एक्सेस देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, उसको पोर्टल मिल जाता है कस्टमर को, एक कि कस्टमर जो है वो जाके चीज़ें परचेज कर सकता है, वो अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकता है, उसको अपने बारे में हिस्ट्री पूरी मिल रही होती है। तो ये कंपनी जो है अपने इंटरनेट की जो है अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही होती है, सप्लायर्स को प्रोवाइड कर रही होती है, और बिजनेस पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रही होती है, उनको एक्सेस दे रही होती है अपने नेटवर्क के ऊपर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको वो एक्सेस दे रही होती है दूसरे लोगों को। और दूसरे लोग हैं कौन से हैं? बिजनेस पार्टनर्स हैं, सप्लायर्स हैं और कस्टमर्स हैं। वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, और टनलिंग है, ये इतनी जरूरी नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं इसको। ये इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के यूजर के बारे में है। डीएसएस क्लासिफिकेशंस हैं। डीएसएस की कैटेगरीज होती हैं। इंस्टीट्यूशनल एडहॉक डीएसएस होते हैं। ये एक एडहॉक नेटवर्क, एडहॉक डीएसएस क्या होते हैं? ऐसे नेटवर्क जो हैं जो टेम्परेरी तौर पे डेवलप किए जाते हैं किसी भी टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक एडहॉक बेस के ऊपर एक टेम्परेरी डीएसएस बना लिया जाता है। 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए, और उसके बाद वो डीएसएस जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ऐसा डीएसएस जो है जो टेम्परेरी तौर पे एस्टेब्लिश करे या किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया हो, और उसके बाद वो जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसके बाद खत्म कर दी जाए या टाइम बीइंग बनाया जाए, तो वो ऐसा जो डीएसएस है वो आपके पास एडहॉक डीएसएस कहलाएगा। पर्सनल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है। इंडिविजुअल सपोर्ट सिस्टम वर्सेस ग्रुप सपोर्ट सिस्टम है। इंडिविजुअल सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? जो आपको सिर्फ एक कंपनी तक ही आपको डीएसएस जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है, और कुछ ग्रुप डीएसएस भी होते हैं जो जिसके अंदर मल्टीपल डीएसएस जो हैं आपस में मिलके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो आपके पास ग्रुप डीएसएस होते हैं। और ये ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी हम इन्हीं को ही किस्म का कहते हैं। तो कस्टम मेड सिस्टम्स हैं। कस्टम मेड कौन से होते हैं? एक चीज जो है रेडीमेड और वर्सेस रेडीमेड सिस्टम। रेडीमेड सिस्टम क्या है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डीएसएस सेल कर रही है और वो आपको एज इट इज डीएसएस देगी, उसके अंदर कोई भी चीज मॉडिफाई नहीं होगी। अगर आप उस चीज को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस लेके आना चाहते हैं, तो आप कस्टम बेस्ड सिस्टम के ऊपर जाएंगे। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन मिसाल है कि एक सिस्टम आपको 20,000 रुपए में सेल करती है, और वो फर्दर कहती है जी फर्दर जो भी चेंजेस लेके आएंगे हम पर चेंज 1,000 रुपए आपसे चार्ज करेंगे। आप उससे 5 चेंजेस लगवाते हैं, आप उसमें 10 रिपोर्ट्स ऐड करवाते हैं, आप उसमें कुछ फॉर्म्स अमेंड करवाते हैं, उसके अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी कॉम्बो बॉक्स, कुछ ऑप्शनल बटन, कोई भी चीजें जो हैं वो आप इसके अंदर उसको तब्दील करवाते हैं। तो वो आपसे कहता है जी जितनी चेंजेस लगेंगी हम उस हिसाब से आपसे पर चेंज के हिसाब से आपसे अमाउंट जो है वो चार्ज करेंगे, या आवर्स के हिसाब से चार्ज करेंगे, या डेज के हिसाब से चार्ज करेंगे। मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं पेमेंट करने के। तो चार्जिंग के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, वो कौन सा अडॉप्ट करते हैं वो आपको आप उनसे, यानी कि वो आपसे मुराद ये है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे डिस्कस कर सकती है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो डीएसएस जो है वो डेवलप करवा सकती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी हिसाब से जो डीएसएस जो है वो तैयार करवाएगी वो आपके पास कस्टम मेड डीएसएस होगा। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑलरेडी बनाया डीएसएस जो ले लेती है और एज इट इज उसी डीएसएस को डिप्लॉय कर देती है, तो वो रेडीमेड सिस्टम होगा। इंडिविजुअल सपोर्ट सिस्टम भी आपको पता चल गया। इंडिविजुअल सपोर्ट सब सिस्टम जो है सिस्टम जो ऐसा सिस्टम जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हो, जो अकेला सारे काम कर रहा हो, वो आपके पास इंडिविजुअल सपोर्ट सिस्टम होगा। और जो आपके पास ग्रुप सपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर एक से ज्यादा डीएसएस जो है मिलके आपको आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये आपके पास टेक्स्ट ओरिएंटेड डीएसएस है, डेटाबेस ओरिएंटेड डीएसएस है। ये आपके पास मुख्तलिफ डीएसएस की जो है वो क्लासिफिकेशन स्कीम ही है।
टेक्स्ट ओरिएंटेड है, इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होगा। डेटाबेस, ये मॉडल ये हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर लिया हुआ है। इसके अंदर ये डाटा मैनेजमेंट है, सिस्टम है। इसके अंदर आपके पास जो इनपुट जा रही है वो आपके पास यहाँ से जा रही है, और यहाँ पर आपके पास जो सबसे पहली पिक्चर हमने स्टडी देखी थी वो भी यही है। ये नॉलेज मैनेजमेंट है, और ये आपके पास ये डिसीजन मेकर बैठा हुआ है। डिसीजन मेकर आपके पास ये डायलॉग मैनेजमेंट है। ये आपके पास एक किस्म का GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। डिसीजन मेकर जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज कर रहा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो आपके पास कहाँ पे कनेक्टेड है, वो आपके पास नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपके पास डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, और मॉडल मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है। ये आपके पास ये चार जो हैं ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ये डाटा मैनेजमेंट, मॉडल मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, और ये आपके पास जो फोर्थ है वो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये आपके पास डायलॉग मैनेजमेंट, इसको यहाँ पर नाम दिया गया है। तो ये आपके पास यूजर है, डिसीजन मेकर है, और अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, और अदर भी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, तो वो भी आपके पास इसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ कनेक्टेड हैं। ये डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं। तो ये आपके पास मॉडल ऑफ DSS है। ये मॉडल हम पिछली स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये इंडिविजुअली हमने सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये आपके पास वो मॉडल है, उसी मॉडल को दूसरी शेप के अंदर दिया गया है। ये कंपोनेंट्स ऑफ दी DSS है। ये चार कंपोनेंट्स हैं, और यही कंपोनेंट्स जो हैं हमने इनको इंडिविजुअली आज के लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है। डाटा मैनेजमेंट, मॉडल मैनेजमेंट, और ये नॉलेज मैनेजमेंट, और ये आपके पास यूजर इंटरफेस है।